आज हम आए हैं डिप्टी स्पीकर हाउस सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के घर। वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। ईद के पहले दिन तो जाकर नमाज पढ़ते हैं, अपने कब्रिस्तानों पे जाते हैं, दुआ करते हैं। आप पर हमला हुआ, फिर चौधरी परवेज लाई साहब पे भी हमला हुआ। आपने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी देखी? पीटीआई और क्यू की तरफ से एक नीयत साफ नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ जो किया उसका नीयत का बदला उसी टाइम मिल गया। ऑफर तो भी रहने थे, जिधर से आई जैसे आई। नहीं, हुकूमत से आई, अपोजिशन से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं डिप्टी स्पीकर हाउस सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के पास, जो इन दिनों खबरों में बहुत ज़्यादा हैं। और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म के पोते सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी का लाइफस्टाइल आपको दिखाते हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, आप क्या समझते हैं कि आपका ख़ानदान इतना बड़ा है, आपकी कामयाबियों की ये वजह है कि बंदे की अपनी शख्सियत के ऊपर? माशाल्लाह ख़ानदान बहुत बड़ा है और ज़्यादातर शख्सियत पे भी डिपेंड करती है बात। आप पढ़े कहाँ से? मैं तो लाहौर से पढ़ा। और से पढ़े। तो ये हमें जो सुनते हैं हम कि सरदार मज़ारी लगारी जितने होते हैं, इनके पास सैकड़ों और मुरब्बा ज़मीनें होती हैं और इतना माल दौलत होता है। क्या आपके पास भी इतनी दौलत है? थी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि लैंड रिफॉर्म्स में मेरी फैमिली सबसे बड़ी हमने ज़मीनें सरेंडर की थी। 1,70,000 एकड़ तो मेरे दादा ने सिर्फ सरेंडर किए। सिर्फ मेरे दादा 1,70,000 एकड़ एज ए फैमिली 3,60,000 एकड़। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आप देख लें, एशिया के सबसे बड़े ज़मींदार थे। तो ये जो कहते हैं कि जी आपकी रिश्तेदारियाँ मुख्तलिफ बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ हैं, बुगटी ख़ानदान, बाकी ख़ानदान, कौन कौन है आपके रिश्तेदार, आज बता दें। बुगटी ख़ानदान तो मेरा ननियाल है। अच्छा। और मेरी वाइफ का जो ननियाल है वो मरी ख़ानदान है। तो अब देख लें हम कितने पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। बस ऐसे ही समझ लें। तो ऐसा भी तो होता है कि आप एक पार्टी में होते हैं और आपके रिलेटिव दूसरी पार्टीज में भी होते हैं, इख्तलाफ भी हो जाते हैं? जी हाँ होते हैं। देखिए, सियासी इख्तलाफ तो होता रहता है, लेकिन हमने कभी इख्तलाफ को इतना उसको मतलब इतने एक्सट्रीम तक नहीं लेकर गए हम। तो आपके तो दादा जो हैं निगरान वज़ीर आज़म रहे, या तो क्या आपको सियासत का शौक़ था या फिर ये आनी थी सियासत तो आपकी तरफ आई है? बस बचपन से ही मैं अपने इलाके में रह गया, बहुत यंग एज में। आई वाज 20 जब मैं इलाके में चला गया, फिर वहीं पे लोगों के काम काज, मसले मसाइल, फैसले, आगे पीछे सारी चीज़ें करते करते तो आज ये मकाम मिला। और मकाम मुझे मिला मेरे लोगों की वजह से, उनकी मोहब्बतों की वजह से, उनकी प्यार की वजह से। वो भी मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनके साथ बहुत मोहब्बत करता हूँ, फिर इस मकाम पे आप पहुँचा। अब इन दिनों आप बहुत ज़्यादा ख़बरों में हैं। पता चलता है जी स्पीकर साहब के ये इख्तियारात हैं, डिप्टी स्पीकर साहब के ये इख्तियारात हैं, और आपने एक बड़ा ही धुआंधार किस्म का वहाँ पे इलेक्शन भी करवाया जिसके नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला भी बन गए। आपका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जी बिल्कुल। तो आपके ऊपर जब आपके अपने साथियों ने इल्ज़ाम लगाए, कईयों ने कहा पैसे लिए हैं, कईयों ने उस वक्त आपसे तलब कलामी की भी कोशिश की, आपने उस लम्हे उसके बाद आके घर आके जब अकेले बैठे आपने क्या सोचा? मैं आपको बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और इधर उधर से वो कोशिश उनकी यही थी कि आप आइन और कानून के साथ खड़े ना हो, आप पार्टी की वफादारी के साथ खड़े हो। मैंने कहा जी जिस आइन और कानून पे मैंने हल्फ उठाया मैं उसकी पासदारी करूँगा। और दूसरी बात ये कि जो ये बैठ के बातें करते रहते हैं, ये घटिया इनकी सोच है। शायद आपको इल्म ना हो, मैं आपको आज बताता हूँ कि 1965 के वॉर में मेरे दादा ने 5 लाख पाकिस्तान की डिफेंस में जमा कराया था जब वॉर शुरू हुई थी। तो अब देख लें, हमारा ख़ानदान तो देने वाला है, हम लेने वालों में से नहीं है। आपकी इन दिनों एक तस्वीर एक खातून MP के साथ गर्दिश कर रही है। मुझे तो पता है ये पुरानी है, लेकिन आप वो वाक़या सुनाएं, ये बताएं कब की तस्वीर है? ये तस्वीर है 2019 की। हैंड्स एक NGO है, उन्होंने एक इवेंट वहाँ पे किया था आज़रबाईजान में, जिसमें और भी पार्टिसिपेंट्स थे, तकरीबन कोई 20 से 25 थे, जिसमें कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो ये तस्वीर उधर एक हम गए थे क्रूज़ पे, तो वो तस्वीर पूरी है। अब तो उन्होंने क्रॉप करके लगा दी है कि जी क्रॉप करके लगा दें, और किसी की जो कहते हैं ना कि एक इज़्ज़त पे एक आंच डालने की कोशिश, वो पूरी तस्वीर है। उसमें 2-3 लोग भी खड़े हुए हैं और वो
क्रॉप करके वो वायरल क्रॉप की करके गई। उन्होंने वायरल की थी। चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ आपका रिश्ता तो बड़ा ज़बरदस्त था। वो मुझे तो ये भी याद है कि जब आपका वज़ीर आला हाउस में मसला हुआ तो आईजी पंजाब शायद पहली मरतबा इस तरह से उन्हें बुलाया गया वहाँ पे, और वो आए, फिर मसला हल हुआ। वो आपके साथ मसला हुआ था। फिर ये जो क्या बात हुई जब इलेक्शन था उससे पहले, ऐसा क्या हुआ कि चौधरी परवेज़ लाई और सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी दोनों में ठन गई? मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ यही करने की कोशिश की कि मैंने कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो उनकी डायरेक्शन थी उस पर मैंने अमल करना है, और फिर हाई कोर्ट के ने जो ऑर्डर्स दिए उस पर मैंने अमल करना है। मैंने उसको पूरा किया। अगर वो समझते हैं कि मैंने गलत किया तो उनकी सोच है, लेकिन मेरे लिहाज में तो मैंने बिल्कुल ठीक किया, आइन और कानून के मुताबिक किया। एंड देन अगेन मेरा कौन सा वोट है? जब मैंने किसी को वोट किया क्या डालना है, जब मैंने किसको क्या कर क्या कैंपेन करनी है। अगर किसी ने कोई कैंपेन करनी है या किसी को कन्विंस करना है वो तो कैंडिडेट्स ने करना है, वो मेरे बस की तो बात नहीं है। जब आपके नंबर्स ही नहीं पूरे हो रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और आप इस चीज़ को डिले तो कर नहीं सकते क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है, उसको कैसे डिले कर सकते हैं? एक सूबा जो कि जिसकी 12-13 करोड़ आबादी हो, आप उसको बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के कितनी देर तक रखेंगे? एक कियोस की सिचुएशन है, इधर तमाम सूबे की जो मशीनरी है वो रुक गई है, उस मशीनरी को चलाना तो है, उसके लिए इलेक्शन लाजमी था। आप पर हमला हुआ, फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब पे भी हमला हुआ, बकौल उनका बाजू टूट गया। तो ये सिचुएशन, आप इससे पहले कौमी असम्बली के भी मेंबर हैं, आपने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी देखी किसी पार्लियामान में? कभी नहीं देखी। अभी तो रिवायतें बुरी डल रही हैं, और जो चौधरी साहब के साथ हुआ मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। बहुत गलत हुआ, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप देखें ना कि इंसान की अगर नीयत सोच अच्छी हो तो अच्छी चीज़ें आगे आ जाती हैं। शायद उन्होंने एक नीयत उस तरफ से पीटीआई और क्यू की तरफ से एक नीयत साफ़ नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ जो किया उसका नीयत का बदला उसी टाइम मिल गया। तो बतौर डिप्टी स्पीकर जब आपने चेक किया तो क्या आपको यकीन है, या आपके पास ये बिल्कुल यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर नॉन मेंबर्स लोग अंदर दाखिल किए गए? जी बिल्कुल, ये तो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड वीडियोस पे आ चुकी हैं और वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने देखी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, असेंबली में क्या होता रहा। और हमने कोई खुशी से पुलिस को अंदर नहीं बुलाया, हमने मजबूरी में अंदर बुलाया। जब आप एक सीट पे आपने हमला किया, कोशिश किया गया मुझे कि मेरे पे उन्होंने हमलावर हुए, उनकी तरफ से तो समझे मुझे ज़ीरो कर दिया था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि बचत हुई और इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने पुलिस को वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे बुला के हमने जो इजलास था उसकी कार्रवाई थी अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स हमने पूरे करने थे, जो कि हमने करके दिखाया। तो सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ये बताएं कि ये जो डिप्टी स्पीकर हाउस है या डिप्टी स्पीकर है, जो इसको कितनी मराहत मिलती हैं? काफ़ी ज़्यादा है, घर है, गाड़ियाँ हैं, और ट्रैवलिंग जो है वो फ्री है। आप जिधर पाकिस्तान में चले जाएं, जिधर अकोमोडेशन है वो फ्री है सरकारी तौर पे। बहुत से मराहत मिलती हैं, बहुत से मराहत। और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह क्या होती है वैसे? तनख्वाह तो खैर इतनी नहीं है, एक आम एमपीए की तनख्वाह से बहुत कम है। कितने होंगे फिगर अगर हम दें अंदाजन? अंदाजन 1-1.5 लाख के दरमियान। बस? जी बिल्कुल, बहुत कम है। देख तो लें आप अपने खर्चात कैसे पूरे करते नहीं, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा मतलब बैकग्राउंड ज़मींदारी है, मेरा सिस्टम है, मेरा इलाका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से अच्छा गुजारा हो जाता है। तो कितने दिन यहाँ रहते हैं और कितने दिन वहाँ रहते हैं? जब यहाँ पे सेशन ना हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि वापस चला जाऊँ और वहीं पे जाऊँ, अपने लोगों के मसले मसाइल काम काज जो होते हैं वो, और लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं, मसले मसाइल उनके जो होते हैं जो लाहौर में हल करने होते हैं, तो टाइम कोशिश करता हूँ ज़्यादा टाइम वहीं पे गुजारूँ। आई फील मोर कंफर्टेबल होते हैं। तो ये जो आपके लंबे लंबे बाल हैं, ये आपके अपनी स्टाइल है या बिल्कुल आपका कोई मेरा। रवायत है वहाँ की? नहीं, रिवायत नहीं, मेरा अपना ही स्टाइल है। स्टाइल खैर हमारे बुजुर्ग जो पुराने, जो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा हमारे पास है, और पुराने बुजुर्गों के तो बड़े बाल होते थे, वो फिर पग पहनते थे, लेकिन अभी वो रिवायतें ख़त्म हो चुकी हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब तो स्टाइल भी चेंज हो चुका है। जो आप मज़ारी ट्राइब है, इसके चीफ भी आप हैं? जी बिल्कुल, मेरे दादा हैं जी। आपके दादा हैं? अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अभी चीफ वही हैं। तो हम आपका वो घर भी देखेंगे जहाँ पे जो आपके दादा का घर है, जी बिल्कुल, और वो हमें घर दिखा दें। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। थैंक यू। ये जो घर है आपका, ये यहाँ पे कब से रह रहे हैं, किसका घर है ये? ये तो नया घर है और मेरे ग्रैंडफादर का घर है, मीर बलक्षर मज़ारी साहब का, वो यहीं पे रहते चीफ हैं। साहब का? चीफ साहब का। ठीक है।
यहाँ पे बड़ी हम देख बस रहे ये हैं पुरानी आप देखें तलवारें लगी हुई हैं हाँ, और कुछ ये यहाँ लगी पे हुई है। पेंटिंग्स भी हैं। जी हाँ, ये पुरानी पेंटिंग है जो हम मतलब पेंटिंग है, ये बलोचों की कहते हैं और ये काफ़ी मशहूर है, काफ़ी बलोचों ने जो ओरिजिनल पेंटिंग है ये इस टाइम मेरा ख्याल है कि वो है यूके में, लंदन म्यूजियम में। किन की तस्वीरें हैं मीर साहब, ये बताएं ना, ज़रा तारुफ तो करवाएं ये तारीख से हमारा। ये वैसे है ही ये जो वॉल है फुल ऑफ हिस्ट्री। ये मेरे दादा जब चीफ बने थे मज़ारी ट्राइब के, दिस इज़ 1932। ये मीर मलिक शेर मज़ारी साहब, और जैसे मैंने आपको पहले बताया गवर्नर जनरल आए थे जी, उस टाइम, गोरे थे, अंग्रेज़ थे, वो आए थे, उन्होंने आकर दस्तारबंदी उनकी की थी, जो पग पहनानी होती है, देखो पग पहनी हुई है। तो ये तो He was बहुत very कम young. उम्र थे। No, बहुत, he was very young, 5 साल। वालिदैन की डेथ होगी, फिर उसके बाद सरदार ये बने। ये मीर मलिक शेर मज़ारी साहब यूएन में कुछ खिताब कर रहे हैं। ये हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मज़ारीज नवाब सर इमाम बख्श खान, 2 सर हैं जिनको 2 सर का खिताब है मज़ारियों में, एक नवाब इमाम बख्श खान को, एक नवाब बाराम खान को, ये 2 और बाप बेटे थे। ये मीर दोसुम मज़ारी 1 जी हाँ, और 2 कौन है? 2 आपके सामने। और ये पुरानी तस्वीरें, ये भी हमारे बुज़ुर्गों की पुरानी तस्वीरें हैं। ये मेरे दादा के 3 भाई, ये मीर साहब खुद हैं, उनके सेकंड नंबर भाई शेरजान, सरदार शेरजान मज़ारी साहब, सरदार शेरबाज मज़ारी साहब, जो कि 1973 के आइन के जी, उनका बड़ा किरदार है, वो इनका किरदार है। उनकी वफात हुई है उनकी अभी साल 1.5 साल पहले। ये खान ऑफ कलात ने जिरगा बुलवाया था, ठीक है। दिस वाज इन कराची। इसमें नवाब अकबर बुगटी साहब भी हैं, नवाब खैबश मरी साहब भी हैं, सरदार शेरबाज खान हैं और बलोच सरदार हैं इसमें। और ये बंदूकें बहुत पुरानी हैं, ये जंगों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अभी तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, हमने एज अ शो पीस को लगाई हुई है। इसका आपने बताया था कि मुख्तलिफ फंक्शन है कि ये लोड आगे से होती थी, आगे से लोड होती थी, और अभी तो जंगों वाले ज़माने की जाएगी। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट में भी बतौर वज़ीर मुमलिकत काम किया, और कौन से सियासी ख़ानदान है या सियासी आपके दोस्त हैं पुराने, मुख्तलिफ पार्टियों में होते हैं, कौन कौन से आपके करीबी दोस्त हैं? मैं आपको बताऊं कि फ़ारूक भाई, हमारे जितने भी खित्ते के सदन पंजाब के जो ख़ानदान हैं, इनके साथ हमारे पुराने बहुत ताल्लुकात हैं, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से, और अभी सेकंड थर्ड जनरेशन हम लोग इकट्ठे हैं, और उस जो मोहब्बत है, जो उस फ्रेंडशिप है, उसको अभी तक निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चलते रहना है इंशाल्लाह। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके पास मकामी जो लोग हैं अपने लड़ाई झगड़े और अपने जितने भी फैसले हैं वो करवाने किसी अदालत की बजाय आप लोगों के पास आते हैं? उनकी कोशिश यही होती है कि हम वो, जैसे सेंट्रल पंजाब में होती है, बिरादरियाँ बैठती हैं और वो चौधरीज बैठते हैं और बैठ के सारे मसले हल करते हैं, तो उधर हमारा वही सिस्टम होता है कि वो यही प्रेफर करते हैं कि फ़ैसले उनके आउट ऑफ द कोर्ट हों, या पुलिस वगैरह का चक्कर ना हो, ताकि जल्दी हो जाएं, और वो बड़ा सिस्टम, बड़ा इजी सिस्टम है। हम दोनों तरफ से उनके वकील लेते हैं, वकील बैठ के उनके वहाँ पे बैठ के वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और सारा कुछ घंटों के अंदर ही फैसले होते हैं। अभी मैंने पिछले 3-4 साल पहले कत्ल का फैसला किया था, और उसके बाद मुतमईन होते हैं, जी, सबको मुतमईन किया, उसके बाद दुआए खैर की, फिर उसके बाद मुतमईन करके सब राज़ी हो गए। आपके सियासी उस्ताद कौन? ऑफ कोर्स मेरे दादा हैं, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत सीखा है, सादगी, शाइस्तगी, पंक्चुअलिटी, और देन अगेन मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अपनी ज़बान पे वो बात कर लें तो फिर वो उनसे हटते नहीं हैं। तो सरदार साहब, ये कहा जाता है कि जी सरदार जो हैं बड़ी ज़्यादा शादियां करते हैं, आपने कितनी शादियां की, कितने बच्चे? एक ही शादी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है भाई, एक ही बहुत है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, और ये हमला होता है, क्राइसिस आता है, सब कुछ आता है, आपकी अपनी पार्टी के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या अब भी तहरीक-ए-इंसाफ में रहेंगे आप? देखिए फ़ारूक भाई, जो भी हुआ, मैं जब तहरीक-ए-इंसाफ मैंने ज्वाइन की 2014-15 में मैंने ज्वाइन की, अभी जो इन्होंने जो हरकत मेरे साथ की, आप देखें, किसी को अटैक करना, एक पे इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ कि किसी को आप मार दें वो ज़्यादा बेहतर है किसी पे इल्ज़ाम लगाने से।
मैं इस चीज़ को बहुत गलत समझता हूँ। और बैठ के जी कहना कि जी ये लोटा है, इसने इतने पैसे ले लिए, इसने ये कर दिया। मैं तो सब जगहों पे यही कहता हूँ, दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि भाई आप खान साहब के कुछ दोस्त हैं जो खान साहब के बहुत करीब हैं, मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप खान साहब को जाकर कहें कि आप मेहरबानी करें, आप अगर कोई ऐसी अगर कोई बात है जिसने अगर पैसे कोई लिए हुए हैं, आप उसको शो करें, आप प्रूफ लेकर आए, एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी दुनिया को शो करें, ताकि लोग उनसे जाकर सवाल तो करें कि जी किसने कितने पैसे लिए। कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक एक्सक्यूज़ है कि जी उसने इतने पैसे ले लिए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपको ऑफर तो नहीं होगी? ऑफर तो भी रहने दे, जिधर से आई जैसे आई। नहीं, हुकूमत से आई या ओपोजिशन से? वो आप नोन से आएंगे पीटीआई से? वो मैं बात चले आप डिस्क्लोज ना करें, ये तो बता दें कहाँ से हैं। वो छोड़ दें, जिधर से भी आई है रहने दें। आपने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो मैं और क्या करता। हमने सिर्फ सियासत की है इज़्ज़त के लिए, एक रवादारी के लिए, अपनी रवायत बरकरार रखने के लिए, अपने ट्रेडिशंस के लिए की है। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। आपकी ईद कैसे गुजरती है? लोग आपके पास आते हैं, मिलते हैं, आप जाते हैं, कैसे? ईद के पहले दिन तो जाके नमाज़ पढ़ते हैं, अपने कब्रिस्तानों पे जाते हैं, दुआ करते हैं बुजुर्गों के कब्रिस्तानों पे, जो कि 200-200 300 साल पुरानी कब्रिस्तान है हमारे। तो उधर चले आते हैं। दुआ करने के बाद फिर पहला दिन तो फैमिली के साथ गुजारते हैं, रिलेटिव्स के साथ आना जाना, हवेलियाँ हैं उनकी हवेलियों में जाते हैं, उधर मुलाकातें होती हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो हमारे लोगों का होता है। लोग आते हैं दूर दूर दराज से मिलने के लिए और मुलाकातें होती हैं और मुबारकबादी देते हैं, फिर पूरा दिन बिजी रहता है। ठीक है, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, दिल की बात कि यार ये लोगों तक पहुँचे, कि हमारे ज़रिए आप पहुँचा दें, कोई ऐसी बात दिल की बात ये कि मोहब्बतों को जन्म दें और नफ़रतों को छोड़ें, और ये जो एक गलत जो चीज़ें हैं, गलत जो परसेप्शन एक बनाया गया है, उनमें ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।